पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के ठिकानों पर विजिलेंस ने छापेमार कार्रवाई की है। कॉर्बेट पार्क के पाखरू में निर्माण में हुए घोटाले को लेकर यह छापेमारी हुई, जिसमें हरक सिंह के सहसपुर स्थित मेडिकल कॉलेज और रायवाला स्थित अमरावती पेट्रोल पंप पर छापेमारी की गई है, जो कि हरक सिंह और उनके परिवार के नाम पर है। विजिलेंस के मुताबिक 2 जनरेटर सरकारी पैसे से खरीदे गए थे, जिसे हरक सिंह की प्राइवेट प्रॉपर्टी में इस्तेमाल किया जा रहा था। इन दोनों जनरेटर्स की कीमत करीब 15 लाख बताई जा रही है। कॉर्बेट पार्क के मामले में पूर्व डीएफओ किशन चंद की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। सूचना मिली थी कि कुछ प्रॉपर्टी सरकारी फंड से खरीदी गई और वो प्राइवेट प्लेसेस में है, तो उसे हमने कोर्ट के परमिशन से जहां पता चल रहा है वहां पे हमने छापा लगा रहे हैं। जैसे भी प्रॉपर्टी से रिकवर होगा और जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तब हम बताने की स्थिति में होंगे कि वो किसका था किसका नहीं था। सिर्फ 2 जनरेटर के लिए विजिलेंस की छापेमारी को पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। हरक सिंह ने कहा कि मैंने खुद 19 जनवरी 2022 को लेटर लिखकर जनरेटर वापस ले जाने को कहा था, लेकिन नहीं ले गए, जिसके बाद मेरी कोई गलती नहीं है। हरक सिंह ने कहा कि बीजेपी मुझसे डरी हुई है। हरक सिंह के साथ न्यूज 18 ने खास बातचीत की। क्या था पूरा मामला, ये नौबत क्यों आई? देखिए, ये बदले की भावना से किया हुआ काम है, और जिस तरह पूरे देश के अंदर ईडी, सीबीआई, विजिलेंस, तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार और विभिन्न जहां भाजपा की सरकारें वो प्रदेश की सरकारें दुरुपयोग कर रही हैं। आप सोचिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में वन मंत्री था। 8 तारीख को जनवरी को आचार संहिता लगी, तब तक मैं वन मंत्री था आचार संहिता तक। अगर कोई गड़बड़ थी तो तब आपने क्यों नहीं जांच कराई? तो मेरे पीएस ने मुझे बताया सर कि 2 जनरेटर वन विभाग से आपको मिले, तो मैंने तुरंत उनसे टेलीफोन से ही कहा कि आप तुरंत कालागढ़ डिवीजन डीएफओ को लिख दो कि भाई तुम अपने जनरेटर ले जाओ। अब वो नहीं ले गए। ये लेटर भी शायद आपने लिखा हुआ है 19 जनवरी। मेरे पीएस ने लिखा है डीएफओ को, लेकिन क्योंकि डीएफओ उस समय फिर जांच के दायरे में आ गया था, फिर वो उसको जेल चला गया, वो नहीं ले जा पाया। तो अब इसमें आप मुझे बताइएगा, इसमें मैं का दोषी हूं? और जानबूझकर ये जब गढ़वाल से संबंधित मामला था, पाखरो से संबंधित मामला था, तो कुमाऊं विजिलेंस को क्यों जांच दी गई? आप इससे नहीं अंदाजा लगता आपको कि ये जानबूझकर सातिर के तहत जानबूझकर कुमाऊं विजिलेंस को जांच दी गई? हरक सिंह रावत को, इनको लग गया कि हरक सिंह रावत को अगर कांग्रेस पार्टी ने हरिद्वार पार्लियामेंट से चुनाव के मैदान में उतारा तो तुम्हारी छठी का दूध पिला देगा तुमको, और इसलिए ये घबरा के ये इस तरह के तरीका अपना रहे हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों से पूछना चाहता हूं कि जिनके खुद के घर कांच के हो ना, दूसरे घर पे पत्थर नहीं डालना चाहिए। मेरा मुंह बंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो वो कर लो। अगर मैंने मुंह खोलना तो हमाम में सब नंगे हैं, और मैं छाती खोट के कह रहा हूं हरक सिंह रावत बेईमान नहीं है। मैं मैनेजमेंट तो कर सकता हूं, भला हरक सिंह रावत बेईमान नहीं है। इन भारतीय जनता पार्टी के इन लोगों से पूछो ना, जिन्होंने जिंदगी में कभी 1 रुपए की मेहनत नहीं की, 1 रुपए की नौकरी नहीं की, 1 रुपए का काम नहीं किया, आज उनके घर कहां से बन गए, आज उनके पास संपत्तियां कहां से आ गई? पहले उनकी जांच कराओ ना। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। नैनीताल जिले में अलग अलग जगहों पर बम विस्फोट की धमकी देने वाले आरोपी नितिन शर्मा को एसटीएफ ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के मुताबिक शिकंजे में आया आरोपी नितिन शर्मा खुद को हिजबुल मुजाहिदीन संगठन से जुड़ा बताता है और धर्म परिवर्तन के बाद खुद का नाम खालिद बता रहा है।
एसटीएफ ने नितिन उर्फ खालिद अलग अलग मस्जिदों में जाकर नमाज भी पढ़ते हैं और मस्जिदों के लिए पैसे भी इकट्ठा करते हैं। फिलहाल एसटीएफ इस मामले में अन्य जानकारी जुटा रखी है। देहरादून से बड़ी खबर यहां पर आ रही है। यहां वन विभाग में संविदा कर्मचारी जयपाल ने जहर खा लिया और जान देने की कोशिश की है। जयपाल की हालत गंभीर है और अस्पताल में इलाज चल रहा है। जयपाल को पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिली थी और डीएफओ नीतीश मणि त्रिपाठी की गाड़ी चलाने वाले जयपाल की हालत के बारे में खुद डीएफओ को भी जानकारी थी, मगर इसके बाद भी जयपाल को उसके हक की सैलरी नहीं मिली। सरकारी क्वार्टर में ही जयपाल ने जहर खा लिया। परिवार के मुताबिक काफी समय से जयपाल मानसिक रूप से परेशान थे और घर खर्च नहीं चलने से टेंशन में रहते थे। हालांकि डीएफओ ने इस मामले पर बात करने से ही फिलहाल इनकार कर दिया है। मेन वजह तो यही सैलरी का इशू था उनका, कुछ डिपार्टमेंट से वगैरह की सैलरी नहीं आई काफ़ी टाइम से। तो आप ही बताइए सर, इस महंगाई में अगर 1 महीना अगर किसी की सैलरी नहीं आती है तो घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनकी तो 2-3 महीने से लगभग कह रहे हैं कि सैलरी नहीं आई, तो इसी वजह से मेन प्रॉब्लम यही थी सर। इसकी स्थिति थोड़ी गंभीर थी, इसलिए हमने अभी इसको लोअर आईसीयू में भर्ती किया हुआ है इसको। तो यानी कि अभी जहर का असर है बॉडी पर ना, अभी जहर जितना था हमने निकाल दिया। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के बनने से पहले ही इसमें बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। कॉलेज के कंस्ट्रक्शन में लगी कंपनी ने इतना घटिया निर्माण कार्य किया कि सरकार ने इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। यही नहीं, सरकार ने कंस्ट्रक्शन कंपनी से काम छीनकर सरकारी एजेंसी से कराने का फैसला लिया है। हैरानी की बात यह है कि इस घटिया निर्माण में कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 50 करोड़ रुपए भी खर्च कर दिए और बिल्डिंग तक बना दी। यही नहीं, अब इस बिल्डिंग को ध्वस्त भी किया जाना है। सरकार ने अब कंपनी पर जुर्माना ठोका है। घटिया निर्माण को लेकर विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को आज से 16 साल पहले मंजूर कराने वाले पूर्व मंत्री तिलक राज बेहद ने निर्माण कार्य पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। ये मेडिकल कॉलेज की जो प्रशासनिक भवन है और जो छात्रावास हैं और आवासीय परिसर हैं, उन बिल्डिंग्स में कुछ इस रिपोर्ट में खामियां पाई गई हैं, जो इस बेसमेंट है, तो इसलिए इसको ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हुआ होगा। क्योंकि भविष्य में जो ये कॉलेज होगा वो एक्सपेंड भी होगा, तो इसलिए नींव का मजबूत होना जरूरी है। तो नींव तक ही वो बिल्डिंग्स बनी थी, तो उसके बाद ध्वस्तीकरण आ गया है तो आगे कार्रवाई होगी। देखिए, मेरी मेडिकल कॉलेज के साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जबकि मुझे मेरी भावनाओं को बहुत बड़ी चोट पिछले दिनों में नामकरण को लेकर पहुंची। फिर भी मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। मैंने शिलान्यास कराया तिवाड़ी से, और विचलन से इसका मैंने कैबिनेट से तो नहीं हो पाया था, विचलन से मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के पास जो अधिकार होता है उससे उन्होंने पूरे कैबिनेट का जो अधिकार उनके पास, उससे ये स्वीकृति दी थी। सिंचाई विभाग के 7 इंजीनियरों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इंजीनियर लंबे वक्त से बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिन्यू हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि सिंचाई विभाग को इसकी जानकारी तक नहीं है कि पिछले 2-3 साल में उनके इंजीनियरों के पास एनओसी है भी या नहीं। न्यूज 18 की खबर के बाद विभाग के सचिव हरिचंद सेमवाल और चीफ जयपाल सिंह ने मामले को दिखाकर आगे कार्रवाई की बात कही है। हरिचंद सेमवाल ने कहा है कि सभी 7 इंजीनियर को नोटिस जारी करके जवाब मांगा जाएगा। जिनके पास एनओसी नहीं है उनमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के डायरेक्टर आरपी सिंह समेत 6 इंजीनियर शामिल हैं। आरपी सिंह का कहना है कि उनके पास एनओसी है और जिन इंजीनियर्स के पास एनओसी नहीं है उन्होंने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है। या ये कह लीजिए कि यूआरआरडीए डिपार्टमेंट ने उनके लिए एनओसी की भी शायद मांग की है, तो वो एनओसी अभी मेरे संज्ञान में तो नहीं है कि जारी हुई है, लेकिन अभी वो वहीं पे कार्यरत है। इसकी पूरी जानकारी करेंगे कि किसकी वर्तमान में किसकी एनओसी है, किसकी नहीं है। और वह अवधि बीतने के उपरांत उनके द्वारा संबंधित विभाग में उस एनओसी को बढ़ाने के लिए आवेदन भी कर दिया गया है और संबंधित विभाग द्वारा उसको एक्सटेंशन दिए जाने की वो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बिना अनापत्ति प्राप्त किए किसी ने भी यहाँ ज्वाइन नहीं किया है। इसका परीक्षण कराया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो सिंचाई विभाग के अधिकारीगण गए हुए हैं, तो उनको जो अनुमति दी गई थी वो अनुमति के अवधि के उपरांत भी अगर उन्होंने विभाग में कार्यभार ग्रहण नहीं करा है या उनकी अनुमति का विस्तारीकरण
सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं किया गया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। अभी इस तरीके के अधिकारियों का पत्रावली देखी जा रही है, उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं, तत्पश्चात जो है अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के बिरगुल में रक्षाबंधन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सैकड़ों महिलाओं ने मुख्यमंत्री को राखी भेंट की और इस दौरान सीएम की पत्नी गीता धामी भी मौजूद रहीं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस के दामों में कटौती के फैसले के लिए पीएम का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर देश के 33 करोड़ बहनों को उपहार दिया है। साथ ही सीएम ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। रक्षाबंधन के पर्व पर उन्होंने हमारी बहनों को जिस प्रकार से घरेलू सिलेंडर पर 200 रुपए की कमी की है, 200 रुपए की कटौती की है, 200 रुपए सिलेंडर पर छूट की है और उज्ज्वला के कनेक्शन पर 400 रुपए की छूट की है, निश्चित रूप से पूरे देश की मातृशक्ति को बहुत बड़ा तोहफा है। और इस तोहफे के कारण से, इस उपहार के कारण से इस रक्षाबंधन के पर्व पर 33 करोड़ से भी ज्यादा बहनों को, ज्यादा परिवारों को सीधे सीधे लाभ होने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीपैड की तरफ जाते हुए बच्चों से मुलाकात की और इस दौरान बच्चों के साथ कुमाऊनी भाषा में बातचीत की। सीएम धामी ने बच्चों से परिवार के साथ की पढ़ाई के बारे में भी पूछा। पहाड़ी बोलो, पहाड़ी में बोलो। के नाम से पहाड़ी बोलो, पहाड़ी में बोलो। के नाम से तस अपन काय फुल चाहिए सबून यार हैंड फुल को तू सामने एक दीदी और दी भाई। सीएम धामी सरकार ने रक्षाबंधन पर उत्तराखंड की बहनों को सौगात दी है। राखी के अवसर पर बहनें 2 दिन उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। आज दोपहर 12 बजे से कल रात 12 बजे तक नियम लागू रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके जानकारी दी और ट्वीट कर लिखा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर दिनांक 30 अगस्त दोपहर 12 बजे से 31 अगस्त रात्रि 12 बजे तक उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में माताओं बहनों की यात्रा निःशुल्क किए जाने का निर्णय लिया गया है और हमारी बहनें उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों से होकर जाने वाली उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा का लाभ उठा सकती हैं। मैम बढ़िया लग रहा है, फ्री सेवा में जा रहे हैं, लेडीज के लिए फ्री कर रखा, अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। हर बार होता है लेकिन इस बार तो 2 दिन हो गया। हाँ जी मैम, 2 दिन का चला गया ना, रक्षाबंधन 2 दिन कर दिया। कोटद्वार जिला उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से उनके दिल्ली के सरकारी आवास में मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने कोटद्वार से जयपुर तक रात्रि में नई ट्रेन संचालित करने को लेकर मुलाकात की है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला के सहयोग से प्रतिनिधि मंडल ने जम्मू और कलकत्ता के लिए भी ट्रेन संचालन की मांग की। साथ ही कोटद्वार के विकास को लेकर भी बलूनी से चर्चा की गई है। राज्यसभा सांसद ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जल्द ही कोटद्वार से दिल्ली जयपुर की नई ट्रेन को स्वीकृत करवाने का काम करेंगे। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 7 जिलों में फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर में आज और कल बारिश के आसार हैं। आपको बता दें उत्तराखंड में जुलाई में 552 mm बारिश हुई है, जो सामान्य से 32% ज्यादा है। वहीं ऋषिकेश में अगस्त में हुई बारिश ने चेरापूंजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदेश की सड़कों की तस्वीर अब 15 सितंबर के बाद से बदलने वाली है। खासतौर पर राजधानी की सड़कों का कायाकल्प होने वाला है। सीएम धामी के निर्देश के बाद अब पीडब्ल्यूडी ने बारिश के बाद सड़कों की स्थिति बेहतर करने का प्लान तैयार किया है। 50 करोड़ की धनराशि से इन सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा और रोड की क्वालिटी को और बेहतर बनाया जाएगा। दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी प्रस्तावित है। सरकार चाहती है कि समिट पे आने वाले डेलीगेट्स को शानदार सड़कें मिलें, इसलिए जल्द ही सड़कों की सूरत बदलने जा रही है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि मानसून सीजन के भारी तांडव के बाद करीब 2 महीने बाद से प्रोसेस शुरू हो रही है।
मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि जैसे बारिश समाप्त होती है इमीडिएटली रिपेयर का काम चालू किया जाए और पूरे प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हों और तो राइडिंग क्वालिटी अच्छी हो उनकी। तो इसी क्रम में मेरे द्वारा समीक्षा की जा चुकी है, डिटेल में इंस्ट्रक्शन भी दिए जा चुके हैं। जैसे ही बारिश के बाद मौका मिलता है इमीडिएटली काम चालू होना चाहिए और मैक्सिमम 15 सितंबर से शुरू हो जाना चाहिए सारी जगह। पूरा विस्तृत प्लान बन गया है। चूंकि बारिश 15 सितंबर तक हम लोग वेट कर रहे हैं, उसके बाद युद्धस्तर पर कार्य प्रारंभ होगा और सबमिट के पहले आपको पूरी बदली हुई तस्वीर नजर आएगी। खबरें आगे भी आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है पहाड़ टॉप 10 न्यूज का। वन विभाग ने रामनगर में अतिक्रमणकारियों को नोटिस थमाए हैं, जिसके विरोध में रानीखेत रोड के दुकानदारों ने धरना प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा में बारिश और आंधी तूफान से जागेश्वर धाम में बिजली गुल हो गई, जिससे टॉर्च की रोशनी से मंदिर में पुजारी पूजा अर्चना कर रहे हैं। रुड़की में बैटरी बचाने के चक्कर में ई रिक्शा संचालक रात में बिना लाइट जलाए सवारी ढो रहे हैं, जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। रुद्रप्रयाग पुलिस ने अगस्तमुनि में 115 ग्राम चरस के साथ शख्स को गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया है। टिहरी डीएम ने आपदा प्रभावित क्षेत्र बगड़धार और कुमारखेड़ा का निरीक्षण किया है और भू वैज्ञानिकों को क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिए हैं। चमोली के कर्णप्रयाग नगर पालिका द्वारा कर्णप्रयाग नैनीसैण रोड पर कूड़ा डंपिंग जोन बनाए जाने का क्षेत्रीय निवासियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। ऋषिकेश की कई सड़कों में बारिश के बाद कई जगह गड्ढे हो गए हैं। पीडब्ल्यूडी द्वारा गड्ढे नहीं भरने पर नगर निगम ने गड्ढों पर मिट्टी डालना शुरू कर दिया है। बागेश्वर उपचुनाव में 8 सितंबर को होने वाली मतगणना के लिए डिग्री कॉलेज में मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। उत्तराखंड संस्कृति विभाग पहाड़ की संस्कृति को जीवित रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, जिससे लोक गायक देश विदेश में अपनी संस्कृति का प्रचार कर रही हैं। रामनगर वन प्रभाग में 2 किलोमीटर का सिटी फॉरेस्ट डेवलप किया जा रहा है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए जल्द ही इसका उद्घाटन होगा। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर उपचुनाव में इन दिनों हरीश रावत जमकर प्रचार कर रखे हैं। बुधवार को गरुड़ में जनसभा के दौरान हरीश रावत ने पहाड़ की रक्षाबंधन का भी जिक्र किया और बताया कि बचपन में वो गांव में रक्षाबंधन बड़े धूमधाम से मनाते थे। उनके इतना कहने के बाद सभा में मौजूद कई महिलाओं ने हरीश रावत को राखी बांधी और कई ने राखी नहीं होने पर फूलों की माला से ही हाथ में राखी बांधी। बागेश्वर विधानसभा सीट पर SC/ST का फैक्टर हमेशा से ही हावी रहा है। फिर इस उपचुनाव में भी जातीय फैक्टर पर पार्टियां विशेष ध्यान दे रही हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही जातीय समीकरण को साधने में जुटी हुई हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बागेश्वर विधानसभा सीट उत्तराखंड राज्य बनने से पहले रिजर्व सीट रही है। इस सीट पर 1,18,000 से ज्यादा मतदाता हैं। इसमें अनुमानित 35% मतदाता अनुसूचित जाति के हैं। कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार इस वोट बैंक के सहारे ही बीएसपी और आप में रहते हुए तीसरे नंबर पर रहे और इस बार वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और 80% अनुसूचित जाति की वोट मिलने का दावा कर रहे हैं। अपने समाज का जो वोट है वो भी अधिकांश रूप में अधिक से अधिक जो है वो कांग्रेस को मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। और लगता है आपको सभी को कि ये वोट 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि कम से कम ये समझिए कि 80% वोट जो शिल्पकार समाज है उसका प्राप्त होगा। वहीं बीजेपी इस उपचुनाव में SC/ST फैक्टर से ज्यादा दिवंगत मंत्री चंदन रामदास के कार्यों और सहानुभूति फैक्टर पर ज्यादा फोकस कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने आजादी से अब तक अनुसूचित जाति के लिए किया ही क्या है, उन्हें सिर्फ दलित बनाकर छोड़ दिया गया। ने हमेशा ही जो अनुसूचित समाज को
हमेशा ये कह करके दिग्भ्रमित किया है कि 80% वोट 90% वोट हमारे पास है। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्रों से और कांग्रेस के लोगों से कि कांग्रेस ने आखिर इन आज़ादी के बाद से आज तक अनुसूचित समाज को आखिर दलित बना के क्यों रखा है। विधानसभा में विशेषकर बहुत अधिक उनकी लहर है, एक किस्म की समझिए उनकी संपत्ति की बहुत सहानुभूति उनके साथ है। तो मैं समझता हूँ कि जितना अपना दलित वोट है, विशेषकर अनुसूचित जाति का वोट है, पहले भी उनको लगातार प्राप्त होता रहा है और आज भी अब उसका परसेंटेज और बढ़ने वाला है, ऐसा हमने अपना अनुमान लगाया है। बागेश्वर उपचुनाव में पार्टियां हर फैक्टर पर काम कर रही हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है, तो जाति समीकरण भी इस उपचुनाव की दिशा और दशा तय करेगा। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर आबकारी विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। बागेश्वर में आबकारी विभाग की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी करके 202 पेटी शराब बरामद की है। शहर के खाली घर से ये शराब बरामद हुई है। पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत 12 लाख बताई जा रही है। शराब किसकी है ये अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये शराब कांग्रेस नेताओं की है। बने मकान में उसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ 202 पेटी बरमुंडा रम और बगडोर रम की बरामद हुई। उत्तरकाशी में लंबी जद्दोजहद के बाद हीना गांव के लिए 3 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम शुरू हो गया है। सड़क निर्माण शुरू होने पर ग्रामीणों ने जमकर खुशी मनाई। काम शुरू होते ही ग्रामीणों ने लोकनृत्य रासों कर जमकर झूमे। गांव के लिए साल 2021 में 3 किलोमीटर सड़क स्वीकृत हुई थी। पीडब्ल्यूडी भटवाड़ी ने टेंडर निकालकर ठेकेदार को काम भी सौंपा था, लेकिन ठेकेदार और विभाग के बीच कुछ विवाद हो गया। इसके बाद ठेकेदार कोर्ट चला गया और निर्माण कार्य रुक गया। 2 साल के लंबे संघर्ष के बाद हाईकोर्ट से ग्रामीणों ने अपने हक की लड़ाई जीती है, जिसके बाद ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं समस्त ग्राम सभा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और आज बहुत खुशी का दिन है और मेरी ग्राम सभा बहुत खुश है। सभी लोग झूमे गाए रासो नृत्य। 10 साल से कोर्ट में अटकी हुई थी और ग्राम प्रधान हीना जी की चाचा आरती मखलोगा जी, आप कोर्ट बार बार गए और तब जाके कोर्ट से हमारी रोड जीत के आई और आज हमारी रोड शुभारंभ हो चुकी है। और चमोली में 19 जुलाई को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के करंट हादसे में मृतकों के परिजनों ने प्रदर्शन किया और डीएम दफ्तर का घेराव किया। पीड़ित परिवारों की मांग है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए और 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। पीड़ित परिवारों के साथ स्थानीय विधायक भी शामिल हुए। करंट लगने से 16 लोगों की मौत हो गई थी। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। आगे देखिए महाबहस आस्था कौशिक के साथ।